नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। अब देखते हैं हेडलाइंस। वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में कांग्रेसियों ने ही की थी तोड़फोड़। राहुल गांधी के पीए समेत 4 अरेस्ट। सीबीआई छापे के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, सीएम अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहती है बीजेपी। यूपी में ओबीसी मतदाताओं पर बीजेपी का फोकस, अब योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। लखनऊ में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आज जेडी कोटे के सभी मंत्रियों से अपील, कहा जरूर करें ये काम। बॉयफ्रेंड वाले बयान पर घिरने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सफाई, कहा नारी हमारे लिए पूजनीय। सोमालिया में मुंबई के ताज होटल जैसा आतंकी हमला। अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापेमारी मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आप नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अनपढ़ नेता कुछ और ही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत विदेशों की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या अखबार है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक एनवाईटी के फ्रंट पेज पर शुक्रवार को ही दिल्ली शिक्षा मॉडल के तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी। उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। भारद्वाज ने कहा कि आज पूरे भारत के लिए और देश में और बाहर रह रहे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गौरव का दिन था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर पेड न्यूज छाप दी है, लेकिन वो अखबार एडिटोरियल नहीं छापता। जिस खबर के लिए उन्हें खुश होना चाहिए वो पेड न्यूज है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को बकवास करार दिया है कि सिसोदिया पर केंद्रित न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल पेड न्यूज है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि आर्टिकल विज्ञापन या पेड न्यूज नहीं है, बल्कि जमीनी रिपोर्टिंग के आधार पर है। एनवाईटी ने एक बयान में कहा, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों के बारे में हमारी रिपोर्ट निष्पक्ष और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई वर्षों से कवर किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में पत्रकारिता हमेशा से स्वतंत्र और राजनीतिक या विज्ञापनदाताओं के प्रभाव से मुक्त है। अन्य न्यूज आउटलेट्स हमारे कवर को नियमित रूप से पुनः प्रकाशित करते हैं। हैदराबाद में रेस्टोरेंट में बिरयानी खाना एक लड़के के लिए जानलेवा साबित हुआ। दरअसल यहां के लकड़ी के पुल स्थित एक रेस्टोरेंट से बिरयानी खाने के कुछ घंटे बाद एक लड़के की कथित तौर पर मौत हो गई। मृतक के पिता और बहन की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना एक हफ्ते पहले की है, लेकिन ये मामला बीती रात सुर्खियों में आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैफाबाद थाने के एसएचओ सतैया ने बताया कि किशोर की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए बिरयानी का सैंपल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि खैरताबाद का रहने वाला परिवार लकड़ी के पुल के एक रेस्टोरेंट में रुका था। इस दौरान सूरीपेट से लौटते समय उन्होंने बिरयानी खरीदी थी। घर पहुंचने के बाद 4 लोगों के परिवार पति पत्नी और उनके बेटा बेटी ने बिरयानी खाई और फिर सोने चले गए। अगली सुबह जब दोपहर तक कोई नहीं उठा तो उनके पड़ोसियों ने दरवाजा खटकाया। दस्तक के बाद महिला की नींद खुल गई। जल्द ही उनका पति और बेटी भी जाग गए, लेकिन उनका बेटा काफी जगाने के बाद भी नहीं उठा तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक राहुल गांधी का पीए भी बताया जा रहा है। दरअसल जून महीने में राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी और महात्मा गांधी के पोस्टर तक फाड़ दिए गए थे। तब एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था, लेकिन अब पुलिस ने राहुल गांधी के स्टाफ समेत 4 कांग्रेसियों को अरेस्ट कर लिया है। 24 जून को वायनाड के सांसद राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। कहा गया कि सीपीएम के स्टूडेंट्स विंग के समर्थकों ने राहुल गांधी के ऑफिस का घेराव किया था। दरअसल कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया था कि संरक्षित वनों वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 1 किलोमीटर वाला एरिया पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रहने वाला है। इसे लेकर विवाद हुआ कि अगर नियम सख्ती से लागू किए गए तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मेरे घर सीबीआई के अधिकारी आए थे। उन्होंने दफ्तर और घर पर रेड की। सारे अधिकारी बहुत अच्छे थे, उनको ऊपर से आदेश है तो उन्हें उसका पालन भी करना है। अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी, जिसमें
दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मैं ये देख रहा था कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थीं। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। जब ये खबर हमने देखी थी और देश के लोगों ने देखी थी तो एक भारतीय के नाते थोड़ा अपने आप पे शर्म आई थी, अपनी गवर्नेंस पे शर्म आई थी, अपने मॉडल पे शर्म आई थी। दुनिया में कोविड हैंडल हो रहा था लेकिन हम ऐसे हैंडल कर रहे थे, इस पर शर्म आई थी कि भारत में कोविड ऐसे हैंडल हो रहा है। कल जब ये खबर छपी तो एक भारतीय के नाते सबको गर्व हुआ कि भारत में एजुकेशन का ऐसा मॉडल है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार फ्रंट पेज पे लीड स्टोरी बना बना के पूरी पिक्चर और पूरी स्टोरी छाप रहे हैं, इतना बड़ा आर्टिकल छाप रहे हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये खबर मेरी उपलब्धि नहीं है। ये खबर मेरी वजह से नहीं छपी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी तारीफ़ हो रही है। ये एक्चुअली दिल्ली के टीचर्स की तारीफ़ है। तो आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे दिल्ली के टीचर्स का काम छप रहा है और सारी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है, तो मैं दिल्ली के टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से लगे रहिए। लाखों करोड़ों बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखेंगी कि दिल्ली के टीचर्स ने और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ़ का कारण बना। ये हम सब के लिए और ख़ास तौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का, डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। देश में कोरोना का खतरा अब भी लगातार बना हुआ है। रोजाना मामले दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 13,272 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 13,900 मरीज इस महामारी से ठीक हुए हैं। नए मामलों के दर्ज होने के बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,166 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, ये 4.21% तक पहुंच गया है। साथ ही आपको बता दें कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन ये आंकड़ा 15,000 तक पहुंचा था, जो आज 13,000 तक सीमित रह गया है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 664 की कमी दर्ज की गई है। संक्रमण की दैनिक दर 4.21% है, जबकि साप्ताहिक दर
दर 3.87% दर्ज की गई है। इस महामारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,36,99,435 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वहीं देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 209.40 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। यूपी में हर पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गई है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को अमल में लाना शुरू कर दिया है। इस चुनाव को लेकर पार्टी का खास ध्यान ओबीसी के वोटों पर है। इस क्रम में यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल योगी सरकार ने यूपी में सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे का डेटा जुटाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि योगी सरकार पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों में ओबीसी प्रतिनिधियों का आकलन करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी की 79 उपजातियों के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की गिनती होगी। साथ ही इसके लिए अगले कुछ दिनों में विभागवार समूह का से लेकर समूह घ तक कुल पदों में नियुक्त कार्मिकों का ब्यौरा इकट्ठा करने का अभियान चलेगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर पूरा ब्यौरा मांगा है। ऐसे में ये बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि राज्य में बीजेपी का खास तौर पर फोकस ओबीसी मतदाताओं पर है। इसको लेकर बीजेपी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। ऐसे में अब योगी सरकार के इस फैसले को ओबीसी वोटर्स को अपने खेमे से जोड़ने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में एक प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 250 रुपये की फीस न अदा करने पर नाबालिग दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये घटना यूपी के श्रावस्ती जिले की है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज बहराइच में 10 दिनों तक इलाज के बाद छात्र की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन किया, जिसके बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि एक स्कूल छात्र की मौत की जानकारी मिली थी। मृतक के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि छात्र को स्कूल में मारा पीटा गया है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। 14 साल का दलित छात्र एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। अध्यापक अनुपम पाठक ने 8 अगस्त को उसकी इसलिए बेरहमी से पिटाई की क्योंकि उसने मात्र 250 रुपए की स्कूल की फीस समय से जमा नहीं करवाई थी। हालांकि अगले ही दिन उसके भाई ने 2 महीने की फीस ऑनलाइन भेज दी थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल छात्र की बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 18 अगस्त को मौत हो गई थी। यूपी के लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है और बताया कि लखनऊ के उत्तर पूर्वोत्तर में रिएक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता का भूकंप मापा गया है। भूकंप आज सुबह 1:12 पर आया। भूकंप की गहराई जमीन से 82 किलोमीटर नीचे थी। इससे पहले शुक्रवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ इलाके में हल्के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। ये भूकंप दोपहर 12:55 पर आया था। इसके अलावा एनसीएस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हेनले गांव के दक्षिण पश्चिमी में भी भूकंप आया था और इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.1 मापी गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शुक्रवार को 3.1 तीव्रता का भूकंप आया था। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने ये जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र किन्नौर जिले में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। विभाग के मुताबिक दोपहर करीब 12:02 पर जिले में और इसके आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान मची भगदड़ में दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग जख्मी बताए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो वहीं मथुरा की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मथुरा में विकास परिषद में 27 करोड़ का घोटाला किया गया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। प्रशासन ने भीड़ पर काबू रखने के लिए तमाम इंतजाम किए थे, जो नाकाफी साबित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों पर मंदिरों में भीड़ को देखते हुए और कड़े इंतजाम किए जाएं ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। मथुरा की घटना पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्वीट को रिट्वीट कर आरोप लगाया कि मथुरा में विकास परिषद में 27 करोड़ का घोटाला किया गया है। श्रद्धालुओं को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हमेशा देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों को सलाह देते हुए कहा है कि मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा और सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार किया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा है कि आरजेडी के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। भ्रष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब की परंपरा को भी बढ़ावा देंगे। सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो तथा बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करेंगे। तेजस्वी यादव ने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा कि किसी से भेंट स्वरूप गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इससे आशय का आग्रह लगातार करेंगे। सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। सभी माननीय मंत्रीगण आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार एवं अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को आपकी हर एक पहलकदमी की सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो। मध्य प्रदेश के रीवा में सामूहिक नकल करने का मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल में छात्रों द्वारा नकल करने का वीडियो इंटरनेट में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो में परीक्षा केंद्र के अंदर छात्र छात्राएं गाइड और मोबाइल देखकर परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो चाकघाट के निजी बगेड़ी टीडी महाविद्यालय में आयोजित LLB की परीक्षा के दौरान का है। इस दौरान नकल करते छात्र छात्राएं कैमरे में कैद हो गए, जहां छात्र परीक्षा के दौरान कुंजी, गाइड्स, किताब और मोबाइल रखकर नकल करते वीडियो में नजर आ रहे हैं। वहीं पूरा मामला रीवा जिले के त्योथर तहसील के चाकघाट क्षेत्र स्थित बगेड़ी टीडी कॉलेज का है, जहां महाविद्यालय में LLB की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं खुलेआम नकल कर रहे हैं। इस दौरान नकल करते छात्र कैमरे में कैद हो गए, जहां छात्र परीक्षा के दौरान कुंजी, गाइड्स, किताब और मोबाइल रखकर नकल करते वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो इंटरनेट में वायरल हो रहा है। किताब रखकर नकल करते परीक्षार्थियों का वीडियो वायरल हुआ है। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इंटरनेट में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक ही कमरे में कई छात्र टेबल कुर्सी पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। उनके पास मोबाइल भी है और बड़े आराम से एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। परीक्षा केंद्र में ना तो कोई जिम्मेदार नजर आ रहा है और ना ही कोई शिक्षक। वीडियो देखकर यही लग रहा है कि छात्रों को नकल करने की खुली छूट दे दी गई है, जिसके चलते वो बिना किसी डर के नकल करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन खुद ही छात्रों के लिए नकल की व्यवस्था करता है। इसके लिए हर छात्र से 1000 से लेकर 1500 रुपए तक लिए जाते हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर दिए गए बयान पर बढ़ते विवाद के बीच विजयवर्गीय ने सफाई दी है। इंदौर में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान बहुत साफ था। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के एक मेरे मित्र ने कहा था कि हमारे विदेश में जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं वैसे बिहार की राजनीति है। मैंने अपने मित्र के बयान को कोट किया था। कांग्रेस के महिला शक्ति के आरोप पर उन्होंने कहा कि नारी हमारे लिए पूजनीय है, नारी के लिए, कम से कम भारतीय नारी के लिए हम सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई CBI छापे पर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा का प्रभार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। गिरिराज जी परिपक्व नेता और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा में लंबे समय से जीत रहे हैं, लेकिन गिरिराज वहां का परिणाम बदल सकते हैं। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को प्रतिवर्ष बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं। ऐसे ये कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के आस्था वृद्धा आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने बुजुर्गों एवं वृद्धजनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया, साथ ही सभी के साथ मिलकर वचन भी गाया। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत मामले की जांच SIT करेगी। इस मामले को तूल पकड़ता देख SIT को इसकी जांच का जिम्मा दे दिया गया है। कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर की तरफ से SIT को इस मामले की जांच का आदेश जारी किया गया है। मतलब अब SIT इस पूरे मामले की सच्चाई सभी के सामने लाएगी। SIT को जांच कर निष्पक्ष प्रतिवेदन देने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं कि घटनाएं पूरे देश में होती, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से हम तत्काल कार्रवाई करते हैं वो कहीं और नहीं होती।
वो इसे जंगल राज कहेंगे, लेकिन लोग सब कुछ समझते हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा भी की थी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा था कि मैं आशा करता हूं कि सरकार और प्रशासन सिर्फ औपचारिक खानापूर्ति ना करे, परिजनों को जल्द से जल्द उचित न्याय दिलाएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर दलित समुदाय में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमालिया के मोहादिशु में 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ अलकायदा से जुड़े एक समूह ने हयात होटल में घुसकर गोलीबारी, विस्फोट और हमले किए हैं। 14 घंटे बीत जाने के बाद अब ऑपरेशन खत्म हो गया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से होटल को आज़ाद करा दिया। बताया जा रहा है कि होटल में मौजूद सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि मोहादिशु में हुए इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वालों में 2 व्यवसायिक समेत होटल हयात के मालिक अब्दुल रहमान ईमान भी शामिल हैं। इस आतंकी हमले के सामने आने के बाद से इसे 26/11 मुंबई हमले की तरह बताया जा रहा है। बता दें कि हमले में मारे गए पीड़ितों में एक व्यवसायी, एक मौलवी, एक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। उनकी पहचान सोशल मीडिया पोस्ट में की गई है। पुलिस मेजर हसन दाहिर ने बताया कि पुलिस बल और जिहादी समूह लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़ में मोगादिशु के खुफिया प्रमुख मोहिद्दीन मोहम्मद समेत 2 सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।